नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। बड़े बुरे हालात हैं, यकीन मानिए, बहुत बुरे हालात। कहीं खुशी कहीं गम। उसकी सबसे बड़ी तस्वीर यह है 11 मिलिट्री पोस्ट पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है हमास के, लेकिन 3 बच्चों की अल शैफा अस्पताल में मौत हो चुकी है। 36 बच्चों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हाथ से दिया जा रहा है। नेतन्याहू ने अपनी पलटन से मुलाकात करके कहा है कि गाजा पर हम पूरी तरह कंट्रोल करेंगे, लेकिन अल शैफा अस्पताल पूरी तरीके से आउट ऑफ सर्विस जाने वाला है, बल्कि काफी हालात खराब हो चुके हैं। उसके आसपास सिर्फ आर्टिलरी हो रही है, आर्टिलरी फायरिंग। 7 लाख लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इस वक्त यूएन के रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। क्या होगा गाजा का, यह सोचने वाली बात। आज फिक्र गाजा की है, आज फिक्र इजराइल की है, क्योंकि अभी अभी खबर आई रही है कि लेबनान से एक एयरक्राफ्ट गया है इजराइल के अंदर और आईडीएफ ने उसको इंटरसेप्ट किया है। खबर यह है कि अमेरिका के चॉपर्स लेबनान पर पहुंचे हैं। पहली बड़ी खबर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। 11 साल बाद ईरान और सऊदी अरब के नेता मिले। ईरान ने कहा फिलिस्तीन पर फैसले का वक्त। गाजा में इजराइल की बमबारी अपराध है। दूसरी बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की अमेरिका को बड़ी धमकी। गाजा पर हमले रुकने के बाद ही अमेरिका बेस पर अटैक रुकेंगे, नसरुल्लाह ने कहा। इजराइल के खिलाफ हर प्रतिरोध को ईरान का समर्थन, नसरुल्लाह ने कहा। तीसरी बड़ी खबर, लेबनान बॉर्डर के पास अलर्ट के सायरन बजे। कुछ देर पहले ड्रोन और रॉकेट अटैक के सायरन बजे। हिजबुल्लाह के लगातार हमले के बीच बॉर्डर पर अलर्ट। चौथी बड़ी खबर, तेलंगाना की रैली से पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। बीआरएस की तरह कांग्रेस का इतिहास भी दलित विरोधी, पीएम ने कहा। कांग्रेस ने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का विरोध किया था, पीएम ने कहा। एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। जेपी नड्डा और सीएम शिवराज ने किया जारी। 6 नए एक्सप्रेसवे, 3 नए एयरपोर्ट बनाने का वादा। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य हो सकता है। बड़ी खबर, दीपावली के बाद विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। सदन में रखी जा सकती है ड्राफ्ट कमेटी की रिपोर्ट। तेजस्वी यादव के सहयोगी अमित कात्याल को की हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेजा। नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। श्रीनगर हाउस बोट अग्निकांड में 3 विदेशी पर्यटकों की मौत। जलती हाउस बोट से 8 लोगों का रेस्क्यू किया गया। श्रीनगर में डल लेक की 5 हाउस बोट में भीषण आग लगी थी। 9वीं खबर, दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 2.6। पाकिस्तान में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया। आज के फिक्र आपकी के स्पेशल एडिशन में जो खबरें हम आपके सामने लेकर आए, पहली खबर और पहला शब्द जो हमारे सामने, उसको जरा ध्यान से देखिएगा। ऑन माई राइट, वो है संकेत। ठीक सुना आपने, संकेत क्या है? कैसे सऊदी अरब में हुई मीटिंग से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध भड़कने के संकेत मिल रहे हैं, हम दिखाएंगे। दूसरी खबर, शब्द है सर्वनाश। क्या गाजा के अस्पतालों पर हो रहे हमले विश्व युद्ध की ज्वाला भड़काएंगे, दुनिया में सर्वनाश लाएंगे? तीसरा शब्द, बॉम्बर। क्यों अमेरिका गाजा युद्ध के बीच अपना परमाणु ताकत दिखा रहा है? बाइडेन का गेम प्लान क्या है? खबर यह भी होगी। चौथा शब्द, और हमारी चौथी रिपोर्ट होगी हेडक्वार्टर। गाजा में 24 घंटे के भीतर इजरायली सेना के एक्शन की रिपोर्ट। हमास का हेडक्वार्टर तबाह होने का वीडियो। पांचवा शब्द और हमारी जो 5वीं कर्टन रेजर की खबर है, हर्मिस, इजराइल का वो हथियार जो सुरंग में बनेगा हमास लड़ाकों का कार। लेकिन अपनी टॉप स्टोरी दिखाने के पहले, आज है 36वां दिन। 2 मिनट में 36वें दिन की वॉर रिपोर्ट। लेबनान में हिजबुल्लाह के कितने ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की? गाजा से कौन सी दिल दहला देने वाली सामने तस्वीर आई? दुनिया के किन किन देशों में इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन हुए? रिपोर्ट देखिए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी शेलिंग में कई ठिकाने तबाह हो गए। गाजा पट्टी में इजराइल का विध्वंसक अटैक, हमास के ठिकानों को किया टारगेट। हमास के कमांड सेंटर्स पर भारी बमबारी। गाजा में ब्लू बीच होटल पर आईडीएफ का कब्जा। 24 घंटे में हमास के 150 लड़ाकों की मौत। होटल में था हमास का कमांड सेंटर। सैनिकों के बीच पहुंचे इजरायली पीएम नेतन्याहू। जंग लड़ रहे सैनिकों का बढ़ाया हौसला। नेतन्याहू ने कहा जीत मिलने तक आगे बढ़ते रहेंगे।
गाजा से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। 2 बच्चों को प्रेम से घसीटती नजर आई महिला उत्तरी गाजा से निकलने के लिए 5 घंटे तक बच्चों को घसीटती रही। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल में इजरायल का हिंसक विरोध, बंद दरवाजों को तोड़ने की कोशिश। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिलिस्तीनी इजरायली समर्थकों के बीच हिंसक झड़प, विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर जमकर मारपीट। स्पेन के मलागा में अलगाववाद विरोधी प्रदर्शन, जर्मन चांसलर शोल्स और स्पेनिश पीएम भीड़ में फंसे, सुरक्षा दस्ता की कोशिशों के बाद बाहर निकले। दुनिया के अलग अलग देशों में गाजा में जारी हमलों के खिलाफ प्रदर्शन। लंदन में हजारों की तादाद में फिलिस्तीन समर्थक सड़कों पर उतरे। गाजा में जारी भीषण जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सऊदी अरब पहुंचे। अरब इस्लामिक समिट में रईसी ने फिलिस्तीन की स्थापना को लेकर स्थायी समाधान की मांग उठाई। क्या मिडिल ईस्ट में महायुद्ध शुरू होने वाला है? क्योंकि आज इसके 4 बड़े संकेत मिले। पहला संकेत, अल शिफा अस्पताल पर लगातार हमले हो रहे हैं। क्या अस्पतालों पर हमले विश्व युद्ध की आग भड़काएंगे? क्योंकि इसको लेकर बकायदा मैक्रोन ने भी कमेंट कर दिया। दूसरा संकेत, अमेरिका वर्सेस मुस्लिम वर्ल्ड अब तय है। अरब लीग और ओआईसी की मीटिंग के इमरजेंसी मीटिंग के बाद इसका प्लान तैयार हो रहा है। तीसरा संकेत, हिजबुल्लाह ने आज अपनी स्पीच में जंगी तेवर का ऐलान कर दिया। चौथा संकेत, गाजा युद्ध के बीच अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर ने उड़ान क्यों भरी? गाजा में हमास की शती बटालियन आउटपोस्ट पर आईडीएफ का कब्जा। ब्रेक करिए। आईडीएफ की 401 डिवीजन कॉम्बैट यूनिट का ऑपरेशन। शती बॉर्डर इलाके में हमास का आखिरी गढ़ तबाह करने का दावा। बड़ी खबर यह है कि हमास के 11 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा कर लिया गया गाजा में। बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा में हमास की सुरंगों की तलाश लगातार जारी। ब्रेक करिए जरा। आईडीएफ के जवान गाजा में सुरंगों की तलाश कर उन्हें नष्ट कर रहे हैं। गाजा सिटी में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑपरेशन का वीडियो आया सामने। एक और बड़ी खबर इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर आ रही है वो है कि गाजा के बेट हैनन इलाके में इजरायली सैनिकों का हमास का हमला। बेट हैनन के घर में घुसे इजरायली सैनिकों को टारगेट कर फायरिंग। हमास ने इजरायली सैनिकों पर हमले का वीडियो जारी किया। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट के साथ मैं सीधे चलूंगा क्विक रिएक्शन लेने के लिए। इस वक्त हमारे सहयोगी बिपिन चौबे मेरे साथ हैं, जनरल अनुज माथुर मेरे साथ हैं। सीधे उनके पास मैं चलूंगा। जनरल अनुज माथुर मेरे साथ, जनरल सुधाकर मेरे साथ हैं, आई एम सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, और मेरे साथ बिपिन चौबे हैं। सीधे आइए मेरे साथ। इस वक्त सबसे पहले बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, पहले तो थैंक यू वेरी मच बिपिन। हम सभी लोग यहाँ पर दीपावली मना रहे हैं और आप वॉर जोन में फ्रंट लाइन पर मौजूद है अपने कैमरामैन गंगा के साथ टू कवर द लाइव रिपोर्टिंग एंड जो एक जानकारी है। आई सैल्यूट यू फॉर दिस। लेकिन बिपिन, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, 11 मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा किया है हमास की, ये आज दावा किया गया है। मेरा सवाल ये है, अल सिनवार कहाँ है? याह्या सिनवार अभी कहाँ है? मेरा सवाल ये है कि जो कमांडर्स इन्होंने मार दिए हैं, क्या कुछ कमांडर्स कैप्टिव भी हैं? देखिए, अभी किसी कमांडर को जिंदा पकड़ने की बात तो अब तक तो इस युद्ध में 35 दिन बाद निशान सामने नहीं आई है, लेकिन याह्या सिनवार को घेरा जरूर जा चुका है। क्योंकि बार बार ये बात इतने टॉप लेवल से कही जा रही है कि इस बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन वो किस टनल में है, किस सुरंग में है, किस एरिया में घेरा गया है, कब तक मार गिराया जाएगा, क्या उसे जिंदा पकड़ा जाएगा, ये वो तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त इजराइल और गाजा पट्टी की फिजाओं में तैर रहे हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। जहां तक 11 पोस्ट पर कब्जा करने की बात है, उनको ध्वस्त करने की बात है, ये दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। बाकायदा जो जीपीओ का यानी गवर्नमेंट प्रेस ऑफिस का जो ग्रुप है उस पर हमें इन्फॉर्म किया गया है और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य और सबूत यानी फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी हमें दिए गए हैं। लेकिन ये जरूर है
कि ये जंग अब बढ़ती नहीं सिमटती हुई नजर आ रही है। पहले पूरे नॉर्थ गाजा में थी, अब गाजा सिटी में हुई और गाजा सिटी से अल शिफा अस्पताल और तमाम ऐसी जगह जो छोटे छोटे टनल्स हैं और बड़ी जिसमें ये important तमाम जानकारी कमांडर्स दी आपने, बैठे हुए हैं। क्योंकि विपिन आपने अल शिफा और अस्पताल अभी का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। क्या गाजा के अस्पताल मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की ज्वाला भड़काएंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल शिफा अस्पताल पर अटैक के संकेत में इसके संकेत मिले। अल शिफा अस्पताल पर इजरायली फोर्सेस के लगातार हमले हो रहे हैं। आईडीएफ का दावा है कि अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। हमास ने यहां बंदकों को कैद करके रखा है। तो क्या गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में से एक अल शिफा अस्पताल का हश्र भी अल अहली अस्पताल जैसा होने वाला है? क्योंकि अल अहली अस्पताल को लेकर भी आईडीएफ की तरफ से पहले कुछ ऐसा ही दावा किया गया था। दावे के बाद अस्पताल पर भीषण हमला हुआ, करीब 500 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब तक साफ नहीं है कि हमले को किसने अंजाम दिया। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे हैं। अल शिफा अस्पताल को इजरायली आर्मी ने चारों तरफ से घेर रखा है। रुक रुक कर अस्पतालों पर हमले हो रहे हैं। आसपास का जो पूरा इलाका है उसमें अफरा तफरी के अलावा कुछ नहीं। अल शिफा अस्पताल की बिल्डिंग लगातार धमाकों से दहल रही है। अस्पताल के आसपास लगातार बमबारी हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अस्पताल को चारों तरफ से घेर रखा है। अल शिफा अस्पताल के स्टाफ से बिल्डिंग खाली करने को कहा गया है। हालांकि अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि हम अस्पताल नहीं छोड़ेंगे, हम मरीजों को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कीमत जो भी हो। इस बीच इजराइल के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल में बंधक हो सकते हैं। हमास ने अस्पताल के नीचे बंधकों को कैद करके रखा है। इससे अस्पताल परिसर में ऑपरेशन में मुश्किल आने वाली है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अस्पताल में करीब 60,000 लोग शरण लिए हुए हैं। 2500 मरीजों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल के बाहर लोग टेंट लगाकर रह रहे हैं। इस बीच कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें अस्पताल पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का दावा किया गया है। ऐसे में अगर अस्पताल पर हमला होता है तो दुनिया के बाकी देश चुप नहीं बैठने वाले। हमले के बाद भीषण पलटवार हो सकता है जो महायुद्ध का कारण बन सकता है। अल शिफा अस्पताल में 39 नवजात बच्चों की जिंदगी पर संकट है। बिजली सप्लाई बाधित होने से इंक्यूबेटर बंद पड़े हैं। ईंधन की कमी और स्ट्राइक से अस्पताल में बिजली नहीं है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, कई बच्चों को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हाथ से दिया जा रहा है। वो जो पंप्स होते हैं जो आपने कोरोना काल में देखे थे, क्योंकि वहां पर बिजली नहीं है। अल शिफा अस्पताल जो 700 बेड का सबसे बड़ा अस्पताल है, जिसमें करीब 60,000 लोग शरण ले रखी है, जिन्होंने वहां पर हालात सबसे खराब हैं। इस सब के बीच में आईडीएफ की धमकी के बाद अल शिफा अस्पताल छोड़ रहे मरीज। ब्रेक करिए। सर्जरी के बाद व्हील चेयर पर ही बाहर निकली महिला मरीज। ये देखिए जरा, ये तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं आपको। हमले के डर से सर्जरी के तुरंत बाद महिला ने अस्पताल छोड़ा। जैसा कि हमने पहले ही सवाल उठाया था कि क्या अल शिफा अस्पताल का हश्र भी अल अहली जैसा होने वाला है? सोचिए, यह सवाल कहां से खड़ा हुआ। यह देखिए जरा, इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उसे अल शिफा अस्पताल पर एक हमले की रिपोर्ट मिली। इसके तुरंत बाद हमास मीडिया ऑफिस की तरफ से दावा किया गया है कि आईडीएफ ने अस्पताल पर स्ट्राइक की है। इसके बाद आईडीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में सामने आया कि हमास का प्रोजेक्टाइल था जो मिसफायर हुआ और अस्पताल पर जाकर गिरा। यह आईडीएफ सैनिकों को टारगेट कर फायर किया गया था। इस दावे के पुख्ता करने के लिए आईडीएफ ने अपने रेडार सिस्टम से ली गई कुछ तस्वीरों के शेयर किया है। याद करिए, जब अल अहली अस्पताल पर हमला हुआ था तब भी दोनों तरफ से कुछ ऐसे ही दावे किए गए थे। लेकिन इस सब के बीच में आईडीएफ ने अल शिफा अस्पताल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दावे के मुताबिक अल शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है।
अस्पताल में हमास के 4 अंडरग्राउंड ठिकाने मौजूद हैं। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। 2 अस्पतालों के बीच सुरंगों के जाने का रास्ता है। हमास के लिए रिजर्व फ्यूल रखने का ठिकाना है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपको बता दूं मैं, इसी ग्राफिक्स के साथ विजय, इसी की ग्राफिक्स के साथ ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जनरल सुधाकर सर के पास। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूं। आज सुबह एक इंफॉर्मेशन आई कि आईडीएफ के सोल्जर्स अल शिफा अस्पताल के कैंपस के अंदर हैं। सुधाकर सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। लेकिन सर, ये जो मौत मातम जो हालात हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज इजराइल जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से अस्पतालों को टारगेट कर रहा है, क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? निशांत, सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने आपके प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट My किया honor, sir. और दीपावली के उपलक्ष्य में आपको और हमारे व्यूअर्स को शुभकामनाएं। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट रिप्लाई है कि इस तरफ नहीं चल पाएगा, ये जल्दी से जल्दी खत्म होने का संभावना है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये आपका सवाल छोटा और आसान हो सकता है, जवाब में यकीनन कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी जिस तरीका और तरतीब से लड़ाई अनफोल्ड होते जा रहा है, हॉस्पिटल एक ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन है, एक हॉस्पिटल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसी को फायदा उठाते हुए अगर उनका टनल्स की नेटवर्क यहीं पे शुरुआत है, कमांड हेडक्वार्टर है, जिस तरह आप कह रहे हैं फ्यूल रिजर्व सेंटर यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा खतरनाक एक टर्न ले सकता है लड़ाई, जिसके वजह से ये ह्यूमैनिटेरियन एक क्राइसिस, एक एलिगेशन नहीं बल्कि एक सीरियस ऑफेंस बन सकता है बाय आईडीएफ। इसलिए उनको कैलिब्रेट करना पड़ेगा और 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे जिससे कोलैटरल डैमेज सबसे कम हो। बैक टू यू दिनेश। सर, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लेबनान की तरफ से इजराइल में घुसा एयरक्राफ्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए। आईडीएफ ने लेबनान की तरफ से आए एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। उत्तरी इजराइल के काबरी इलाके में घुसा था एयरक्राफ्ट। ये बहुत बड़ी खबर है। इस खबर के बाद एक और खबर, फिर मैं एक क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा यहां पर। इजरायली सेना का दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त अटैक, ब्रेक करिए। एता अल शाब में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह किए। आईडीएफ के हमले के बाद दक्षिण लेबनान में धुएं का गुबार। ये बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का लेबनान बॉर्डर पर हवाई हमला, ब्रेक करिए। उत्तरी इजराइल सीमा के पास हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक किया गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और एक क्विक रिएक्शन, मेरे साथ बिपिन चौबे मौजूद है। बिपिन, लेबनान, वहां से एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया गया है, कल इसी वक्त ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए थे। क्या यह समझा जाए कि लेबनान अभी सिर्फ टेस्ट कर रहा है कि इजराइल कितना अलर्ट है? देखिए, लेबनान में ये सब कुछ हो जरूर रहा है निशांत, लेकिन रिमोट कहीं और है, और इस रिमोट को आप भी जानते हैं, ईरान में इसका रिमोट रखा हो गया है, और जैसे जैसे उस रिमोट में बटन दबाया जाता है वैसे वैसे लेबनान रिएक्ट करता है। हालांकि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है। जितनी अलर्टनेस गाजा पट्टी के बॉर्डर्स पर दिखाई दे रही है, उससे कहीं ज्यादा अलर्टनेस लेबनान बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। उसी अलर्टनेस का नतीजा है कि ये तमाम चीजें इंटरसेप्ट हो रही है। एक बात और, लेबनान का चीफ हिजबुल्लाह 10 दिन के अंदर दूसरी बार सामने आया और उसने भाषण दिया। आज का भाषण क्या कहता है? साफ तौर पर उसने कहा कि इस युद्ध को आगे खींचना है, बंद नहीं करना है, क्योंकि दबाव तभी बढ़ेगा जब ये युद्ध चलता रहेगा। वो भी नहीं चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि वो जानता है कि इस पर जो इजराइल की अर्थव्यवस्था है उस पर दबाव पड़ रही है। बार बार अमेरिका से मदद मांगा जा रहा है, अमेरिका जो मदद कर रहा है वो नाकाफी है। विपिन, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन लूंगा। बड़ी खबर है इस वक्त की, इस वक्त मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इस बड़े युद्ध के 2 संकेत सऊदी अरब और लेबनान से आए। ध्यान से देखिएगा। आज सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अरब इस्लामिक समिट की जॉइंट मीटिंग हुई है। इस इमरजेंसी मीटिंग में अरब लीग और OIC के 57 मेंबर देश शामिल हैं। अरब इस्लामिक समिट में गाजा युद्ध पर चर्चा हो रही है। मीटिंग में इजराइल को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह ने भी अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी। आज हिजबुल्लाह चीफ ने फिर से एक भाषण दिया। इस भाषण से पहले हिजबुल्लाह की तरफ से एक वीडियो जारी कर इजराइल को धमकी दी गई। सऊदी अरब में अरब इस्लामिक समिट में OIC के ताकतवर देशों के नेताओं ने मीटिंग में क्या कहा आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसका सबसे ज्यादा चर्चा और सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद से आई ये तस्वीर इजराइल हमास जंग के 36वें दिन की सबसे बड़ी खबर बन गई। गाजा युद्ध के 36वें दिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक फ्रेम में नजर आए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इब्राहिम रईसी का खुद स्वागत किया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान का कोई टॉप लीडर 11 साल के लंबे अंतराल के बाद सऊदी अरब पहुंचा है। गाजा युद्ध के मद्देनजर हो रही अरब लीग और ओआईसी की जॉइंट इमरजेंसी बैठक में इजराइल को घेरने पर चर्चा हो रही है। इजराइल को लेकर ईरान सबसे ज्यादा आक्रामक है। ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करके इजराइल के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाना चाहता है। ईरान लगातार इजराइल की तेल सप्लाई रोकने का प्रेशर बना रहा है। ईरान चाहता है कि ओपेक देश उन देशों की तेल सप्लाई भी रोकें जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ओआईसी इजराइल और अमेरिका पर प्रेशर बना सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी ओआईसी मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन है। ओआईसी में 57 देश शामिल हैं। इन मुस्लिम देशों में पूरी दुनिया के 63% कच्चे तेल के भंडार हैं। ओआईसी में शामिल देशों में 62% प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। 27.94 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। सिर्फ सऊदी अरब और ईरान की सैन्य ताकत को जोड़ लें तो इनके पास 10 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। अगर ईरान अपनी चाल में कामयाब हुआ तो इजराइल और हमास की लड़ाई मुस्लिम देश और पश्चिमी देशों की जंग बन जाएगी और इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। इस सब के बीच में बड़ी खबर यह है कि अब जो हालात हैं वो तेजी से तब्दील हो रहे हैं। क्या तब्दीली आ रही है? सऊदी अरब में हो रही अरब लीग ओआईसी ज्वाइंट मीटिंग में मुस्लिम देशों का गेम प्लान क्या है, ये समझना जरूरी है। इस मीटिंग में ईरान के तेवर सबसे एग्रेसिव है। ईरान का रुख मीटिंग में क्या रहने वाला है वो पहले ही साफ हो गया है। रियाद की इस मीटिंग में जो हालात हैं वो हमें पहले ही समझ में आ रहे हैं। सऊदी अरब में हो रही अरब लीग की मीटिंग में मुस्लिम देशों का जो गेम प्लान है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल इस मीटिंग में 3 बड़े देशों की पर सबकी नजरें होंगी, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। मीटिंग में सबसे बड़ा बयान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया। मोहम्मद बिन सलमान अब तक गाजा युद्ध में खुलकर बोलने से बचते रहे, लेकिन आज उन्होंने बड़ी बात की। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इजराइल तुरंत युद्ध खत्म करे। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब गाजा में हो रहे चौतरफा युद्ध का विरोध करता है। एमबीएस ने कहा कि वो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी लोगों को जबरदस्ती हटाए जाने का विरोध करते हैं। इस युद्ध में ईरान का रुख इजराइल के खिलाफ। इस मीटिंग में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा मुस्लिम देशों को फिलिस्तीनी लोगों को हथियार देने चाहिए। रईसी ने कहा इस समस्या का समाधान समुद्र से नदी तक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना है। रईसी ने अमेरिका पर भी बड़ा हमला किया। रईसी ने कहा कि इस अपराध में अमेरिका कमांडर और मुख्य भागीदार है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने यरूशलेम को रेड लाइन बता दिया। उन्होंने कहा यरूशलेम हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। एर्दोगान ने कहा गाजा में कत्लेआम हो रहा है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप है। एर्दोगान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इजराइल में परमाणु हथियारों की जांच करनी चाहिए। सीधे चलते हैं, मेरे साथ जनरल सुधाकर मौजूद है। सर, ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक का सिंबॉलिक इंपैक्ट हमें समझ में आता है, लेकिन टेक्निकल सवाल यह है, ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरब, अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल नजदीक आए, लेकिन ईरान यह भी चाहता है कि उसका प्रभुत्व बनता रहे और सऊदी अरब यह नहीं चाहता है कि ईरान का प्रभुत्व बनता रहे। क्या गाजा में इजरायली हमले से सऊदी अरब और ईरान की दूरी एकदम खत्म हो गई? निशांत, तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। उसका उत्तर में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में ऐसा एक प्लेटफॉर्म में आके पहुँचा है जहाँ पे विश्व का जो पोलराइजेशन या डिवीजन था, ये बहुत चौड़ा डिवीजन के साथ तितर बितर हो चुके हैं और अमेरिका, सऊदी अरेबिया, ईरान और इजराइल, इसके पीछे एक जो एलिफेंट इन द रूम कहते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादातर चर्चा नहीं करते हैं, वो है चाइना। बाद में बात करेंगे, लेकिन सवाल जहाँ तक आप पूछ रहे हैं उसके जवाब में मैं ये कहूँगा, हाँ, गाजा स्ट्रिप के जो लड़ाई अभी चल रही है
हमास और इजराइल फोर्सेस आईडीएफ के बीच में अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल में परिस्थिति ऐसा हो चुका है कि ये जितने भी अरेबिक नेशंस पर्टिकुलरली ईरान और सऊदी अरब के बीच में जितने डिफरेंसेस थे ये काफ़ी कम होते जा रहा है और ये एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन कन्वर्जेंस आइडिया और आइडियोलॉजी के साथ सबको एकत्रित करते जा रहा है, जो कि आज के दिन में विश्व के सामने एक खतरनाक सिचुएशन साबित हो सकता है। बैक टू यू। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। इस मीटिंग में ईरान के तेवर सबसे एग्रेसिव है। ईरान का रुख मीटिंग में क्या रहने वाला है वो पहले ही साफ हो गया। रियाद की इस मीटिंग से पहले ईरान में दो बड़े डेवलपमेंट हुए। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई और ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इजराइल को लेकर काफी आक्रामक हो गए। अरब इस्लामिक समिट में जाने से पहले इब्राहिम रईसी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अब बात करने का वक्त खत्म हो चुका है और अब एक्शन का वक्त है। ईरान से एक और बड़ी खबर आई है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता मौलाना अयतुल्लाह खमेनेई ने एक सीक्रेट मीटिंग की। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इस मीटिंग में लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस गुप्त बैठक में गाजा युद्ध पर चर्चा हुई। हालांकि खबर यह है कि बैठक में यह भी तय हुआ कि इजराइल के साथ सीधी लड़ाई में नहीं उतरना है, यानी ईरान और दूसरे देश प्रॉक्सी संगठनों के जरिए ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, सीरियाई राष्ट्रपति असद की इजराइल को धमकी ब्रेक करिए। सिर्फ बात नहीं, अब एक्शन का वक्त है, बशर अल असद ने कहा। समिट में सीरियाई राष्ट्रपति का बयान। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी। हसन नसरुल्लाह ने लंबी लड़ाई का ऐलान किया। जीत का एकमात्र विकल्प लड़ाई है। नसरुल्लाह ने कहा शहीदों के खून से प्रतिरोध की अगली पीढ़ी तैयार होगी। शहीदों की बात वो कर रहा है जो अपने पिछले भाषण में पब्लिक के सामने नहीं आ पाया, अपने बंकर में बैठकर भाषण दे रहा था। यह शहीदों की बात करेगा। नसरुल्लाह ने ईरान और हूथी विद्रोहियों की तारीफ की। ब्रेक करिए। ईरान हमारा रक्षक और समर्थक बना रहेगा, नसरुल्लाह ने कहा। हूथी ने इजराइल पर बमबारी करके अच्छा काम किया। दुख की बात है कि अरब देश हूथी के खिलाफ है। नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को लंबे युद्ध का मैसेज दिया है। उसकी स्पीच से पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने कई वीडियो जारी किए जिसमें उसकी जंगी तैयारी दिख रही। नसरुल्लाह की स्पीच से कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने अपने बारूदी इरादों का एक ट्रेलर रिलीज किया। वीडियो में हिजबुल्लाह ने अपनी जंगी तैयारी दिखाकर इजराइल और पश्चिमी देशों को एक चेतावनी दी। वीडियो में हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी के साथ साथ नसरुल्लाह की स्पीच के हिस्से भी जोड़े गए हैं, जिसमें नसरुल्लाह इजराइल को बड़े हमलों की धमकी दे रहा है। इजरायली सेना के ठिकानों को टारगेट करने के लिए हिजबुल्लाह अब खतरनाक ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के यफ्ता कादेश बैरक और हज़ोरेट यहोशुआ को ड्रोन से निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के एक ड्रोन ने यफ्ता कादेश बैरक पर बम गिराए, दो ड्रोन्स ने हज़ोरेट यहोशुआ पर बमबारी की। इजरायली न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले में इजरायली सेना के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह ने इस हमले का ये वीडियो जारी किया है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हिजबुल्लाह ने इस हमले में अबाबिल 2 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। 1990 में ईरान में बना अबाबिल 2 एक लॉन्ग रेंज ड्रोन है। ये अबाबिल सीरीज का शुरुआती ड्रोन है। ऐसी रिपोर्ट्स है कि ईरान ने बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह और दूसरे मिलिशिया संगठनों को अबाबिल 2 ड्रोन दे रखे हैं, जिनका अब इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजा पट्टी के बाद इजराइल लेबनान बॉर्डर युद्ध का नया एपिसेंटर बनता दिख रहा है। हिजबुल्लाह के मिसाइल और ड्रोन अटैक के बाद इजरायली सेना पलटवार कर रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान आईडीएफ ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। इजरायली सेना ने जो वीडियो जारी किए हैं वो देखेंगे तो समझ आएगा कि इस वक्त लेबनान में आईडीएफ कितने भीषण हमले कर रहा है।
हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकानों पर 3 ड्रोन से हमला किया था। आईडीएफ की तरफ से इसका तगड़ा जवाब दिया गया। इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह कर दिए। इजरायली सेना ने ड्रोन हमलों का जवाब ड्रोन अटैक से दिया। आईडीएफ के ड्रोन लेबनान बॉर्डर पार करके 40 किलोमीटर अंदर घुस गए। लेबनानी मीडिया के मुताबिक आईडीएफ के ड्रोन ने लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सिडोन के दक्षिण में अल जहरानी के एक गांव पर बम बरसाए। इजरायली सेना की बमबारी के बाद साउथ लेबनान के रमीच इलाके के कई वीडियो सामने आए हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि दक्षिणी लेबनान के रमीच इलाके में आईडीएफ के जवाबी हमले से भारी नुकसान हुआ है। आईडीएफ की बमबारी से हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और एक इंटेलिजेंस यूनिट को बर्बाद कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक जवाबी हमले में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से इजरायली सेना पर मिसाइलें दागी गई थी। इजरायली एयरफोर्स के एक्शन का वीडियो सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में सिर्फ इजरायली एयरफोर्स ने अब तक 5000 ठिकाने तबाह किए। इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से शनिवार को जानकारी दी गई। यानी मिडिल ईस्ट में खतरा हर तरफ मंडरा रहा है। हम अपने इसी शो में आपको यह लगातार बता रहे हैं कि इस युद्ध के परमाणु जंग में बदलने की आशंका गहराती जा रही है। गाजा युद्ध के दौरान एक हफ्ते में तीसरी बार अमेरिका ने अपना परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर उड़ाया, जिसका नाम है B-21 रेडार। हालांकि इस बार लोकेशन मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि यूएस का कैलिफोर्निया रहा, लेकिन हलचल पूरी दुनिया में मच गई है क्योंकि इजराइल जंग में अमेरिका अपना अगर न्यूक्लियर बॉम्बर घुमा रहा है तो यह तब हो रहा है जब उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिया। इससे पहले मिडिल ईस्ट के आसमान में अमेरिका के परमाणु बम वर्षक देखे गए। 5 नवंबर को B-1 बॉम्बर सऊदी अरब के ऊपर उड़ता देखा गया। इसके बाद ठीक 3 दिन बाद यानी 8 नवंबर को भी B-1 लैंसर मध्य पूर्व के आसमान में पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए। तो क्या अरब वर्ल्ड में न्यूक्लियर बवंडर आने वाला है? अमेरिका के सबसे नए और शक्तिशाली परमाणु स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर की पहली टेस्ट उड़ान के बाद यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक खलबली मच गई। दावा है कि B-21 रेडर दुनिया का सबसे आधुनिक बॉम्बर है जो जल्द अमेरिकी वायुसेना के बेड़े का हिस्सा होने वाला है। ये एक न्यूक्लियर बम वर्षक विमान है। ऐसे में इसकी उड़ान से दुनिया में परमाणु युद्ध छिड़ने की आशंका गहराती जा रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ पूरा यूरोप परमाणु युद्ध की तैयारी में जुट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी जेट F-35A के साथ B-61-12 परमाणु बम की तस्वीर भी सामने आई। ये वही तस्वीर है जिसने दहशत मचा दी है। ऐसा लग रहा है कि न्यूक्लियर वॉर की तैयारी चल रही है। F-35A के जरिए परमाणु हथियार दागने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल चुका है, यानी एटम बम के लिए इस लड़ाकू विमान को भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा अमेरिका B-21 रेडर के 100 विमानों की फ्लीट बना रहा है। दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। अब ये भी देख लेते हैं कि जिस विमान से इतनी खलबली मची है उस अमेरिकी एटमी बॉम्बर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 की क्या खासियत है। ध्यान से देखिएगा, ये परमाणु बम गिरा सकते हैं, हवा से जमीन पर सटीक वार करने की ताकत रखते हैं, साइलो लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से लैस हैं, युद्ध के वक्त लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है, किसी भी रेडार की पकड़ से बच निकलते हैं। B-2 बॉम्बर के मुकाबले B-21 रेडार ज्यादा खतरनाक है। इसके 2 वेरिएंट होंगे, पायलट के साथ और पायलट रहित। AI और हाईटेक कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस स्टेल्थ बॉम्बर की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। भविष्य के बड़े संघर्ष के हिसाब से इसे बनाया गया। परमाणु खतरे के बीच गाजा में हर बीतते दिन के साथ जंग भीषण होती जा रही है। बीती रात भी वहां भारी बमबारी हुई। इजरायल ने पिछले 24 घंटे में हमास के 150 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया है।
इसके अलावा उसके कई ठिकानों को ध्वस्त करने का भी दावा है। हालांकि पलटवार हमास की तरफ से भी हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आई। गाजा में मची तबाही की वजह से दुनिया के कुछ देश अब इजराइल से मुंह मोड़ रहे हैं। यूरोप भी खुलकर उसके खिलाफ हो रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज का कल घेराव हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बात मानने से भी नेतन्याहू ने इनकार कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, गाजा के नागरिकों पर इजराइल की बमबारी का कोई औचित्य नहीं। इससे हुई मौतें आक्रोश पैदा कर रही हैं। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को बमबारी कर मार दिया गया। मैक्रों ने इजराइल से सीज फायर की अपील भी की, लेकिन नेतन्याहू नहीं माने। बाइडेन की तरह मैक्रों का इरहम का प्रस्ताव भी उन्होंने ठुकरा दिया और कहा है हमास के साथ सीज फायर सरेंडर करने जैसा होगा। गाजा में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके लिए इजराइल नहीं बल्कि हमास जिम्मेदार है। मतलब साफ है कि नेतन्याहू किसी की नहीं सुन रहे हैं और खबर है कि इस अड़ियल रुख की वजह से उनसे कई देश नाराज चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने अपने हमलों से गाजा को बुरी तरह दहला दिया। रात भर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ बमबारी की। गाजा के ग्राउंड पर इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच घमासान छिड़ा है। दोनों तरफ से विध्वंसक गोलाबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। गाजा में आईडीएफ ने हमास के मुख्यालय पर तोपों से गोले बरसाए और कई इमारतों को तबाह कर दिया। टीवी 9 के कैमरे में भी ये तबाही रिकॉर्ड हुई। गाजा पट्टी का ये पूरा इलाका बिल्कुल काली रोशनी से नहाया हुआ है। मतलब गाजा पट्टी अब काले घने इलाके में तब्दील हो चुका है। हमास की रात अब काली नजर आ रही है और ये वो इलाका कभी हमास का गढ़ हुआ करता था। यहीं से आपको साफ तौर पर वो टूटी हुई इमारतें, वो हाई राइज बिल्डिंग्स, वो घर, वो मकान, सब कुछ टूटा हुआ नजर आएगा। इजराइल ने हमास के हथियार डिपो पर कब्जा करने के साथ समंदर किनारे हथियार डिपो मिलने का दावा किया, जहां मिसाइल का जखीरा था। आईडीएफ का यह भी दावा है कि उसके हमले में हमास के 2 कमांडर अहमद मूसा और उमर अलहांडी मारे गए। अहमद मूसा नकबा इकाई का सदस्य था जो 7 अक्टूबर के हमले में भी शामिल था, जबकि उमर अलहांडी पश्चिमी जबालिया में कमांडर था। बारूदी बौछार हुई तो हमास की अल कस्साम ब्रिगेड ने इजरायली सेना पर अटैक किया। उसने ड्रोन और मिसाइल दागे। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें वो दुश्मनों पर रॉकेट और आसमान से गोले बरसाता दिखा। तेल अवीव में एक घर के स्विमिंग पूल में मिसाइल भी गिरी। इजराइल ने मोर्चा सिर्फ गाजा में नहीं खोला हुआ है, बल्कि वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई। वहां सेना को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जिससे आईडीएफ के लिए ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही हैं। इजराइल का कहना है कि वेस्ट बैंक, खासकर जेनिन में हमास ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। वेस्ट बैंक का जेनिन जंग की भीषण चपेट में आ चुका है। वहां के एक शरणार्थी शिविर पर इजरायली फोर्स ने भीषण हमला बोला, जिसमें कई लोगों की जान जाने की खबर है। जेनिन में हमास लड़ाकों की तलाश में इजरायली सेना की लगातार छापेमारी जारी है। इसी दौरान सेना ने वहां विध्वंसक बमबारी की। वहां आमने सामने की जंग चल रही है। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सेना को रोकने के लिए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई। जेनिन के ही सिलाट अल दहर में हिंसक झड़पें हुई। वहां के रिहायशी इलाकों से फायरिंग की आवाजें भी आती रही। इस दौरान वेस्ट बैंक के नेबलस में आईडीएफ को नुकसान हुआ। हमास लड़ाकों की गोलाबारी में इजराइल की सैन्य चौकी तबाह हो गई। ये इलाका रात भर गोलियों की आवाज से दहलता रहा। वेस्ट बैंक में आग के गोले बरस रहे हैं। फ्लेयर्स की रोशनी में हमले हो रहे हैं। इन हमलों की वजह से वेस्ट बैंक के बड़े इलाके में बिजली भी गुल हो चुकी है।
वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह से जंग छिड़ी है उसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी वेस्ट बैंक छोड़कर जा चुके हैं। इनमें हर्डिंग समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इस इलाके में इसी दौरान हिंसा 4 गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से 175 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इनमें ज्यादातर फिलिस्तीनी हैं। वेस्ट बैंक का इलाका गाजा से काफी बड़ा और जटिल है। यहाँ फिलिस्तीनी लोगों के एरिया में यहूदियों के सेटलमेंट भी हैं, जो लंबे समय से दोनों के बीच हिंसा का कारण बने। हमास के लड़ाकों के खिलाफ इजराइल अब कड़े तेवर अपना रहा है। सुरंग में छिपे लड़ाकों का काम तमाम करने के लिए अब इजरायली सेना एक खतरनाक हथियार के साथ युद्ध के मैदान में। दरअसल सुरंग में छिपे लड़ाकों की तलाश के लिए जिस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेहद बेहतरीन जासूस है। सुरंग में छिपे लड़ाकों को तलाशना इजरायली सेना के लिए एक चुनौती है, लेकिन अब जिस हथियार के साथ इजरायली सेना नई तैयारी कर रही है वो लड़ाकों के लिए काल साबित होने वाला है। इजरायल के इस नए हथियार की ताकत के बारे में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले देखिए ये ड्रोन इजरायल के दोस्त और लड़ाकों के लिए दुश्मन कैसे साबित होने वाला है। ये इजराइल का नया हथियार है। ये हमास के लड़ाकों के लिए काल है। ये लड़ाकों को पूरी तरह से बर्बाद करने की इजरायली सेना की तैयारी है। इसका नाम है हर्मेस 450। मतलब वो ड्रोन जो सुरंग में छिपे लड़ाकों को ढूंढेगा, फिर इजरायली सेना को उसकी खबर देगा। हर्मेस 450 इस ड्रोन का नाम है जो हमास के लड़ाकों के लिए काल साबित होने वाला है। उन लड़ाकों को टारगेट करने वाला है जो गाजा पट्टी में बने सुरंगों में छिपे बैठे हैं। दावा है कि गाजा पट्टी में 1300 ऐसी सुरंगें हैं जो 500 किलोमीटर के दायरे में एक जाल की तरह फैली हुई हैं, जिसमें हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं और अब तक इजरायली सेना की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन अब हर्मेस 450 ड्रोन उन लड़ाकों पर नजर रखेगा। दावा है कि हर्मेस 450 में इतनी खूबियां हैं कि हमास के लड़ाकों की सारी चालाकी धरी की धरी रह जाएगी। इस ड्रोन में जो सेंसर लगे हैं उसकी मदद से सुरंग में छिपे लड़ाकों के ठिकानों के बारे में पता चलेगा और फिर इजरायली सेना अपना काम शुरू कर देगी। मतलब इस युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाला है हर्मेस 450। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमास के खिलाफ सबसे कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि अब तक हमास के लड़ाके जिस जगह को सबसे सुरक्षित मान रहे थे, इजराइल उस जगह को डिकोड करने का हथियार लेकर मैदान में उतर चुका है। ये ड्रोन हर्मेस 450 कितना घातक है, कैसे हमास के लड़ाकों को बर्बाद करेगा, कैसे इजरायली सेना की मदद करेगा, इससे अब बताते हैं आपको। जरा ध्यान से देखिए। 20 फीट लंबा ये ड्रोन ऐसी तकनीक से लैस है जो पाताल में छिपे दुश्मनों को भी खोज सकता है। मतलब बंका बस्टर भी है, क्या ये समझा जाए। इसकी मैक्सिमम स्पीड 176 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। दावा है कि ये ड्रोन एक बार में उड़ान भरने पर 20 घंटे तक आसमान में रह सकता है, जबकि ये 180 किलो तक मिसाइल और बम लेकर जाने में सक्षम है। ड्रोन में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर लगे, साथ ही इंफ्रारेड सेंसर से भी लैस है। इस ड्रोन का इस्तेमाल पहले से ही दुनिया के कई देशों में हो रहा है। इस सब के बीच में यहीं से बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन में भीषण गोलाबारी। ब्रेक करिए जरा। आइडिया फॉर हमास के बीच आमने सामने की भिड़ंत विद द वीडियो। ये देखिए, एम्बुलेंस अब करिए। जेनिन में हमास लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर आ रही है, लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। एक बार फिर से हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। कल न्यूयॉर्क की सड़कों पर थे। एम्बुलेंस अब करिए, लोकेशन लिखिए जरा। गाजा में इजरायल की हिंसा का विरोध। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजरायल हमास जंग की वजह से दुनिया के कई मुल्कों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में गाजा के समर्थन और इजरायल के हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की सड़कों पर भी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा हो गई। वहां फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थक आपस में भिड़ गए।
Pepper spray's out. Stay back. Stay back. इस बीच इजराइल के हेरिटेज मंत्री रहे इम्हाई एलियाहू ने फिर आग भड़काने वाला बयान दिया। इन्होंने कुछ दिन पहले ही यह कहा था कि गाजा में परमाणु बम गिराने का भी विकल्प होना चाहिए, जिसके बाद नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी। इस बार एलियाहू ने कहा है कि जिसके हाथ में फिलिस्तीन का झंडा है उसे मार देना चाहिए। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी एक खास कवरेज जारी रहेगी। हम दीपावली के दिन भी आपको एक एक रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। यह हमारा आपके प्रति कमिटमेंट है। सोचिए, दीपावली वाले दिन भी हमारे रिपोर्टर विपिन चौबे और कैमरामैन गंगा इस वक्त ग्राउंड जीरो में फ्रंट लाइन पर मौजूद है।